तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, आक्रमणकारी अभिकर्मक, अटैकिंग रिएजेंट्स। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, आक्रमणकारी अभिकर्मक मींस अटैकिंग रिएजेंट ऐसे अभिकर्मक हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक घटकों के धनावेशित या ऋणावेशित केंद्रों पर आक्रमण करते हैं। समझ गए ना? मतलब ऐसे अभिकर्मक या ऐसे समूह, परमाणु, आयन जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो क्रियाकारक घटक है, अभिकारक है, जो उनके धनावेशित या ऋणावेशित केंद्रों पर आक्रमण करते हैं और हम ये कहें और उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इनको बोला गया है बच्चों क्या, आक्रमणकारी अभिकर्मक, अटैकिंग रिएजेंट। जैसे ये है CO ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। अब वो एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन्स हो सकते हैं। तो इस CO ग्रुप में साइनाइड ग्रुप आ जाए तो ये साइनाइड ग्रुप CO के कार्बन पर, यहां पॉजिटिव होता है, यहां नेगेटिव, तो कार्बन के इस CO ग्रुप के कार्बन जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है, इस पर योग कर जाता है और इस तरह से एक योगात्मक यौगिक बनता है जिसे फाइनली हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। तो यहां पहले साइनाइड ने कार्बन पे अटैक किया और इस तरह से फिर इसके बाद प्रोटॉन ने अटैक किया और एक उत्पाद बन गया साइनोहाइड्रीन। तो ये जो घटक हैं, साइनाइड ग्रुप है या और भी ऐसे कई आएंगे, तो ये अभिकारक अणु पर अटैक कर रहा है और इसलिए हम इसे बोलेंगे क्या, अटैकिंग रिएजेंट। ओके, अब देखो इसके प्रकार में आ जाते हैं और पहला प्रकार है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही मींस ऐसा कोई भी परमाणु, अणु या आयन जो कि क्रियाकारक समूह के इलेक्ट्रॉन उच्च घनत्व क्षेत्र मींस जहां पर इलेक्ट्रॉन उसे मिल सके उस ओर आकर्षित होता है, मींस इलेक्ट्रॉन को स्नेह करता है, उसे बोला गया है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। समझ गए ना कि ऐसे परमाणु या समूह जो क्रियाकारक के इलेक्ट्रॉन धनी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन रिच क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कहलाते हैं। ये जो घटक होते हैं बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही, या तो इनमें अष्टक अपूर्ण होता है या इनमें धनावेश होता है। अगर ये उदासीन है तो अष्टक अपूर्ण होंगे, धनावेशित है तो भी अष्टक अपूर्ण होंगे। तो ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जो क्रियाकारक है उसके जो उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व क्षेत्र है वहां पर अटैक करते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जुड़ जाते हैं। जैसे आप देखो एल्कीन है, एल्कीन में पाई बॉन्ड जो होता है एक उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व क्षेत्र है, एक अच्छा इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है क्योंकि पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है। और जैसे ही कोई धनावेशित समूह मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह इस पाई बॉन्ड के पास पहुंचता है तो एक पॉजिटिव, ये कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये इफेक्ट आता है और पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और अभिकर्मक उसी पाई बॉन्ड से जुड़ जाता है और इस तरह से एक कार्बो कैटाइन बन गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो E+ समूह है ये आया और इस तरह से डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड को खुद ही एक्सेप्ट करके जुड़ गया। जब अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड टूटे और उसी से जुड़ जाए तो हम इसे बोलते हैं धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मतलब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो कि कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। तो ये जो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ज्यादातर एल्कीन में जितनी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रियाएं हैं उनमें योग करेगा। ऐसे ही बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वहां दिखेगा। तो इस तरह से जितने भी धनावेशित समूह होते हैं या ऐसे कोई भी उदासीन परमाणु जिनमें अष्टक अपूर्ण हो, वो सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। सीधा सा ध्यान रखना है कि जितने लुईस अम्ल हैं वो सब इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। समझ गए ना? लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही लुईस अम्ल हो ये जरूरी नहीं है।
अब देखो, एक तो है धनावेशित अभिकर्मक, जैसे H प्लस, Cl प्लस, NO2 प्लस, SO3H प्लस, RCO प्लस, RCH प्लस। तो जितनी भी आपने देखी होंगी बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, उनमें ये इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बनते हैं। ठीक है, इन समूहों को रखने वाले यौगिकों को बोलेंगे ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अब मैं ये बता दूं कि NH4 प्लस, SO3 प्लस, ROH प्लस, ठीक है, इसी तरह से मान लो लिखा है R2O प्लस H, ऐसा। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होते, क्योंकि बच्चों ये अपना लोन पेयर ऑलरेडी किसी को दे चुके हो, उसके कारण ये धनावेशित दिखते हैं। तो हर एक धनावेशित, तो इनमें ज्यादातर ऑब्जेक्ट आ जाता है कि H3O प्लस, NH अमोनियम आयन या कोई अमाइंस का। ठीक है, अगर मान लो जैसे ये लिखा है RNH3 प्लस या R2NH प्लस, तो ये सब के सब नाभिक स्नेही नहीं होते, सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होते, क्योंकि इनमें क्या है बच्चों, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन युग्म रख सके। तो इनमें कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ज्यादातर जो परमाणु दिखे आपको धनावेशित इस तरह से मुक्त, वो सब नाभिक स्नेही, सॉरी जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। उदासीन अभिकर्मक में चले जाएं, जैसे BeF2, BF3, AlCl3, SO3, CO2, SO2, CH2, है ना, CF3, CCl2, CCl3, मतलब ये है कार्बीन, है ना। इसके अलावा नाइट्रीन खुद होती है, नाइट्रीन में भी चले जाएं। तो ये सब के सब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है, अभिकर्मक। ये सब के सब लुईस अम्ल की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ध्यान रखें कि कोई भी उदासीन प्रजाति चाहे एक इलेक्ट्रॉन ले चाहे युग्म ले, वो सब के सब क्या होंगे बच्चों, जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। तो सभी लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं इस तरह से। तो यहां तक बात क्लियर है। तो ये है अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब हम आते हैं नाभिक स्नेही। नाम से पता चल रहा है, नाभिक मतलब धनावेश, स्नेही मतलब उसकी तरफ आकर्षित होने वाले, मतलब ऐसे समूह जो अभिकारक के धनावेश क्षेत्र में आक्रमण करते हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। मतलब इनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए ये अपने इसी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के थ्रू अभिकर्मक के उस भाग पर आक्रमण करते हैं जहां उन्हें धनावेश दिखता है या धनावेशी क्षेत्र दिखता है। जैसे कार्बोनाइल समूह पर एल्डिहाइड, कीटोन्स, इसके अलावा आप देखोगे एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स, अगर इनमें कोई भी नाभिक स्नेही योग होता है या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है, तो वहां पर आप नाभिक स्नेही समूह देख सकते हैं। साइनोहाइड्रीन मतलब कार्बोनिल समूह पर HCN का योग, इसमें CN एक क्या है, नाभिक स्नेही। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का योग जिसमें R माइनस नाभिक स्नेही होता है। एल्कोहल का योग CO में जिसमें RO माइनस नाभिक स्नेही होता है। सोडियम बाइसल्फाइड, तो बाइसल्फाइड आयन नाभिक स्नेही होता है। तो इस तरह से ये सब ऋणावेशित क्षेत्र में, मतलब खुद ऋणावेशित होते हैं और अभिकर्मक के धनावेशित क्षेत्र में जाके अटैक करते हैं। उदाहरण में है ऋणावेशित समूह क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, NO2, OH, ठीक है, R माइनस, और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे आगे। तो ये सब क्या है, नाभिक स्नेही। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन युग्म वाली प्रजातियां जैसे अमोनिया है, H2O है, ROH है, CO है, NO है, ये सब क्या है बच्चों, नाभिक स्नेही, क्योंकि अपने लोन पेयर के थ्रू किस पे आक्रमण करते हैं, धनावेशित भाग में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लुईस क्षार है वो नाभिक स्नेही होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही होते क्या है। इनको अच्छी तरह से याद रखना है। ऑब्जेक्ट तो यही आ जाता है, पहचाने कि इसमें से नाभिक स्नेही कौन है, इन पहचाने कि इनमें से इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है। तो ये ध्यान रखना है। अब एक आती है न्यूक्लियोफिलिसिटी, नाभिक स्नेहिता। अब क्या होते हैं बच्चों कि जो नाभिक स्नेही जो समूह है, समझ गए ना, ये धनावेशित अभिकर्मक या अभिकारक के धनावेशित केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं।
तो यही आकर्षण क्षमता ही क्या है बच्चों, नाभिक स्नेहिता, नाभिक स्नेही समूह का धनावेशित कार्बन की ओर आकर्षित होने की क्षमता ही क्या है, नाभिक स्नेहिता, न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो कि निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगी। अब आप देखोगे इसमें जो क्वेश्चन आता है कि इनकी नाभिक स्नेहिता का क्रम क्या है। तो नाभिक स्नेहिता देखो किस किस पे डिपेंड करती है, क्षारीयता के समानुपाती है। अगर आप आवर्त सारणी में किसी आवर्त में चलोगे तो क्षारीयता घटेगी तो नाभिक स्नेहिता घटती जाएगी। ऋणायन की ध्रुवणता, जितना बड़ा ऋणायन होगा, जितनी ज्यादा उसमें ध्रुवणता होगी, उतना अच्छा नाभिक स्नेही होता है। इसी तरह आकार पर भी निर्भर करता है। और ऋणायन के स्थायित्व या अनुनाद प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ऋणायन ज्यादा अनुनाद प्रभाव से अपने ऋणावेश को वितरित करके ज्यादा स्थायी हो रहा है तो उसकी नाभिक स्नेहिता घट जाएगी। देखो क्षारीयता के आधार पर देखें तो नाभिक स्नेहिता समानुपाती है क्षारीयता, जैसे CH3O- एल्कोहल। देखो कैसे पहचाने क्षारीयता, तो आप इनके संयुग्मी अम्ल बना लें, जो अम्ल जितना प्रबल उसका क्षार उतना ही दुर्बल। तो अगर हम एथॉक्साइड, मेथोक्साइड मतलब अल्कोहल बनेगा, इसका संयुग्मी अम्ल, तो वो बहुत ही वीकेस्ट अम्ल है, इसलिए इसका संयुग्मी क्षार CH3O- बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे OH है, एसीटेट है, H2O हाइड्रोनियम आयन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसीलिए इसका बेस H2O जो है इस तरह से आएगा। तो यहां पर नाभिक स्नेहिता और क्षारीयता, ठीक इसी तरह से मिथाइल, ये आवर्त में चलोगे आप तो देखोगे मैं जो मिथाइल एनाइन है या NH2OH और X सबसे वीकेस्ट क्षारीय समूह होते हैं, इसलिए इनके संयुग्मी अम्ल बहुत ही प्रबल होते हैं। तो ऐसे पहचानना, ठीक है। नाभिक स्नेहिता, व्युत्क्रमानुपाती क्षारीयता जलीय माध्यम में, ध्यान रखें प्रोटिक ध्रुवीय माध्यम में, हैलोजन में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जलीय माध्यम में सबसे अच्छा नाभिक स्नेही कौन है, फ्लोराइड या आयोडाइड। तो ध्यान रखें कि जलीय माध्यम, प्रोटिक ध्रुवीय माध्यम जो है, ठीक है, इस माध्यम में अगर हम देखें तो फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जो है नाभिक स्नेहिता बढ़ती जा रही है, मतलब क्षारीयता के उल्टा दिख रही है। जितनी कम क्षारीयता उतना अच्छा नाभिक स्नेही। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जलीय माध्यम में जो हैलाइड आयन है ना, वो जितना छोटा होगा वो चारों तरफ से उतना ज्यादा H2O से हाइड्रेटेड हो जाएगा। अब जब H2O से, तो पोलर प्रोटिक मीडियम अगर आपने ले लिया, जैसे जल ले लिया, तो फ्लोराइड सबसे छोटा है, इसलिए वो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाएगा। और ऐसे में इसका जो निगेटिव चार्ज है वो घिर गया H2O से, तो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसा होता है कि अगर हम हैलाइड आयन लें तो क्षारीयता जितनी कम है नाभिक स्नेहिता उतनी ज्यादा है, ये है जलीय माध्यम में, क्योंकि बड़ा एनाइन आयोडाइड आयन का जो जलयोजन है वो कम होगा और ऐसे में क्या होगा, वो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन जाएगा। और यही रीजन है कि जलीय माध्यम में अगर आपसे पूछा गया है तो ये फ्लोराइड से आयोडाइड तक जो है इनकी नाभिक स्नेहिता बढ़ती है। लेकिन अगर अजलीय माध्यम है, एप्रोटिक ध्रुवीय माध्यम है, ठीक है, एप्रोटिक ध्रुवीय माध्यम मतलब DMSO, THF, DMF, इस तरह का अगर मीडियम है तो इनमें ध्यान रखें कि ये जो होते हैं मीडियम, इनमें इनका जो हैलाइड आयन है ये किसी प्रकार से विलायक संकृत नहीं होते, क्योंकि इनका जो धनावेश है बच्चों, इन बड़े बड़े जो विलायक के अणु, इनका जो धनावेश है काफी अंदर घुसा हुआ होता है और इसीलिए ये ऋणायन को ज्यादा आकर्षित नहीं करते, उसको ज्यादा नहीं घेरते, जिसके कारण ऋणायन फ्री रहता है और जहां उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वो अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन जाता है। और यही रीजन है कि अजलीय माध्यम में फ्लोराइड सबसे बेस्ट लोन पेयर डोनर होता है और आयोडाइड सबसे वीकेस्ट होता है। तो ये सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है जलीय माध्यम में हैलाइड आयनों की नाभिक स्नेहिता और अजलीय माध्यम में। तो जलीय माध्यम में आयोडाइड सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सबसे कम जलयोजित होगा, ऋणायन का ऋणावेश फ्री रहेगा, जल्दी दान कर सकता है। अगर अजलीय माध्यम है तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोराइड होगा क्योंकि इसमें उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व है, वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जबकि आयोडाइड में नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा और फैल जाने के कारण ये उतना अच्छा लोन पेयर डोनर नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से
तीसरा है नाभिक स्नेहिता व्युत्क्रमानुपाती है त्रिविम बाधा। देखो क्षारीयता भले उच्च हो, कई जगह ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देने वाले या निगेटिव चार्ज जो है जिस परमाणु में है उसके चारों तरफ अगर बड़े बड़े समूह हो जाते हैं तो वो एक अच्छा दाता होते हुए भी दान नहीं कर पाता। जैसे कि हम देखें मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड, आइसोप्रोपॉक्साइड, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो सबसे अच्छा नाभिक स्नेही है मेथॉक्साइड, सबसे वीकेस्ट है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। क्यों? क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज चारों तरफ से मिथाइल ग्रुप से घिरा हुआ है और बहुत ज्यादा त्रिविम बाधा होगी, मतलब जब नाभिक की तरफ खिसकेगा तो वहां त्रिविम बाधा के कारण आसानी से योग नहीं कर सकता, भले इसकी क्षारीयता बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां त्रिविम बाधा के कारण ऐसा क्रम दिखता है। ऐसे ही यहां पर भी वही है ऋणायनों में कि जो सबसे कम स्थायी ऋणायन है, सबसे ज्यादा स्थायी ऋणायन मतलब CH3, लेकिन सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये छोटा होने से त्रिविम बाधा कम होगी। टर्सरी ब्यूटा जो है एनाइन, जो ब्यूटाइल एनाइन जो है वो बहुत ही वीकेस्ट होगा। नाभिक स्नेहिता व्युत्क्रमानुपाती अनुनाद स्थायित्व। अब हाँ, एक चीज और ध्यान रखें कि अगर निगेटिव चार्ज अनुनाद के कारण वितरित हो रहा है पूरे अणु में तो वो दान नहीं कर पाएगा अणु, और ऐसे में उसकी नाभिक स्नेहिता घटेगी। तो जैसे हम यहां देखें कि ये है हमारे पास प्रोपाइल एनाइन, सबसे अच्छा नाभिक स्नेही होगा। क्यों? क्योंकि इसका निगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड है, पर्टिकुलर एक कार्बन में फिक्स है। उससे कम वीकेस्ट ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका निगेटिव चार्ज अनुनाद कर सकता है, जिसके कारण काफी देर तक जो है ऋणावेश यहां वहां जब चलेगा तो दान देने योग्य नहीं रहेगा। उससे भी कम हो जाएगा बेंजाइल, इससे भी कम जो है आप देखोगे ये हो जाएगा, क्योंकि इसका निगेटिव चार्ज तो टोटली एरोमेटिसिटी में आ जाता है। इसलिए आप देखोगे कि अगर इसके साथ OH जुड़ जाए तो ये अल्कोहल नहीं बनाएगा बच्चों, बल्कि एक बेस बना के रखेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि ये लोन पेयर नहीं दे सकता OH। ठीक है, इस तरह, सॉरी यहां पर उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर अगर हम ये देखें तो यहां पर H+, सॉरी ऐसा जोड़ दें तो ये एक एसिड की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। समझिए ना? क्यों? क्योंकि ये जो है इस प्रोटॉन को तुरंत नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इसका निगेटिव चार्ज किसमें चला गया बच्चों? रिंग में। और यही रीजन है कि ये जो है एक अच्छा क्या बनेगा? एसिड हो जाता है। तो इस तरह से आपको नाभिक स्नेहिता का क्रम याद रखना है, इनमें क्वेश्चन आते हैं। अब मैं कुछ मीडियम बता दूं, जैसे पोलर प्रोटिक मीडियम, तो ये कहलाते हैं जो प्रोटॉन ले सकते हैं, दे सकते हैं। H2O, अमोनिया, ROH, RNH2, RCOOH, है ना। ऐसे ही पोलर एप्रोटिक मीडियम, तो जैसे THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, है ना, DMSO डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, HMPA हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, DMA डाइमिथाइल एसिटामाइड। ठीक है, और नॉन पोलर मीडियम, ठीक है, ऑर्गेनिक जो है सॉल्वेंट होते हैं अच्छे, तो ये है CCl4, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म। तो इस तरह से ये जो है विलायक है, जो कि हमें SN1, SN2, E1, E2 में जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पर बार बार ये टर्म आएगा, पोलर एप्रोटिक मीडियम, पोलर प्रोटिक मीडियम, नॉन पोलर मीडियम। तो हमें वहां पर ये सब चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर एक होती है निष्कासन धारियता। निष्कासन धारियता का मतलब होता है कि प्रतिस्थापन, ठीक है बच्चों, कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में समूह जो हटता है उसे निष्कासित समूह कहते हैं, लीविंग ग्रुप। ठीक है, मतलब जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो रहा है। तो जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो रहा है कि यहां पर हम ये कहें कि ये है हमारे पास RCH2 फ्लोराइड, RCH2, ठीक है, और ये है क्लोराइड, RCH2 ब्रोमाइड और RCH2 आयोडाइड। इनको मान लो हमें OH से हटाना है। तो अब आता है कि कौन जल्दी हटेगा, फ्लोराइड जल्दी हटेगा या फिर
क्लोराइड जल्दी हटेगा या आयोडाइड। तो ये हटने की क्षमता ही क्या है बच्चों, लीविंग कैपेसिटी, निष्कासन धारिता। ठीक है, कौन जल्दी हटेगा? तो देखो जितना बड़ा साइज का होगा उतनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी, वो उतने जल्दी हटेगा। जैसे हैलाइड में देख लो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में सबसे जल्दी कौन हटता है बच्चों, आयोडाइड। रेजोनेंस स्टेबिलिटी, निकला हुआ समूह अगर ज्यादा रेजोनेंस शो करता है तो जल्दी निकल जाएगा, ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन लीविंग कैपेसिटी बेसिसिटी का उल्टा है, अगर वो ज्यादा बेसिक है तो निकलेगा और फिर चिपक जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में देखें तो सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है आयोडाइड। सबसे कम बेसिसिटी, सबसे बड़ा साइज, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन ज्यादा होगा इसलिए जल्दी निकल जाएगा। ऐसे CH3, NH2OH और फ्लोराइड देखोगे आप कि हैलोजन बहुत अच्छी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, अल्कोहल में उतनी अच्छी नहीं होती, उससे भी कम NH2 और एल्केन में तो होंगी ही नहीं। ठीक है, ठीक OH से अच्छा नाभिक जो है प्रतिस्थापी या लीविंग नेचर कौन रखता है, H2O। ऐसे NH2 माइनस से अच्छी जो कैपेसिटी है वो NH3+ आयन की है। तो जितना अच्छा ग्रुप, जितना कम बेसिक होगा उतने जल्दी निकल के बाहर हो जाएगा। इसी तरह से ये कुछ और भी एनाइंस हैं जो कि सबसे बेस्ट लीविंग कैपेसिटी ये है, जैसे TCF3SO3-, क्योंकि जैसे ही ये निकलता है तो इसका नेगेटिव चार्ज SO3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अच्छी तरह से। फिर ये वाला हो जाएगा SO3, क्योंकि रिंग में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है लेकिन रिंग का अनुनाद ज्यादा स्थायी नहीं है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट लीविंग ग्रुप्स लिखे हैं जो आते रहते हैं क्वेश्चन में, इसलिए मैंने लिख दिए हैं, इनको याद ही कर लेना। और ये सब इसलिए ज्यादा स्थायी है बच्चों की, सब में नेगेटिव -I इफेक्ट मिलता है, -R इफेक्ट मिलता है, जिसके कारण ये जो है अपने नेगेटिव चार्ज को रिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, या -I इफेक्ट के कारण नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम कर लेते हैं, जिसके कारण ये ज्यादा अच्छे से निकल जाते हैं, ज्यादा अच्छे लीविंग ग्रुप्स होते हैं। तो ये है हमारा नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। और इस तरह से फिर आता है बच्चों कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखो ज्यादा डिटेल तो नहीं लेनी यहाँ पर, मैं सिंपल ही बता दूं क्योंकि इनकी डिटेल तो हमें आगे पढ़ना ही है। तो पहली होती है योगात्मक अभिक्रिया, इसमें जो असंतृप्त यौगिकों पर अभिकर्मक का योग होता है और एकल उत्पाद प्राप्त होता है। ये मुख्यतः आपको एल्कीन, एल्काइन और कहाँ मिलेंगी, आप देखोगे कार्बोनिल यौगिकों में। ये मान लो एल्कीन, 2 हाइड्रोजन आए तो अभिकर्मक और अभिकारक जुड़ गए और एकल उत्पाद एल्केन बन गए। इनमें से 2 प्रकार होते हैं, एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक योग, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मतलब एल्कीन में और एल्काइन में मिलेगा, और कार्बोकैटायन अभिक्रिया माध्यक होता है, जैसे हाइड्रोजनेशन H2 का योग होना, हैलोजनेशन हैलोजन का योग होना। तो हाइड्रोजनेशन में एल्केन बन रहे हैं, ठीक है, एल्कीन से, हैलोजनेशन में डाई हैलोजन बन रहे हैं, हाइड्रोहैलोजनेशन हैलोजन और हाइड्रोजन का योग हो रहा है, एल्किल हैलाइड बन रहे हैं, हाइड्रेशन जल जुड़ रहा है, अल्कोहल बन रहे हैं। तो इन सारी अभिक्रियाओं में पहले आप देखोगे जब हम इनकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एल्केन में आएंगे, तो पहले जो है इनका धनावेशित भाग डबल बॉन्ड पर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि पाई में जो है नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए पहले ये धनावेशित भाग को खींच लेता है अभिकर्मक, फिर इसके बाद ऋणावेशित समूह जुड़ता है क्योंकि कार्बोकैटायन। दूसरी है नाभिक स्नेही योग, ये मुख्यतः कार्बोनिल यौगिकों में मिलती हैं क्योंकि इनमें CO आसानी से ध्रुवित होकर धनावेशित कार्बन बना लेता है और इसीलिए ऋणायन पहले अटैक करता है कार्बन पर। मतलब सीधा सा है कि अभिकर्मक कार्बनिक यौगिक के कार्बन पर पहले कौन ग्रुप अटैक कर रहा है उस हिसाब से इनके नाम होते हैं। अगर पहले नाभिक स्नेही योग कर रहा है तो इसे नाभिक स्नेही योग कहेंगे, पहले धनावेशित समूह योग कर रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही तो उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही योग कहते हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन आसानी से धनावेशित होता है, इसलिए इन्हें नाभिक स्नेही योग मिलेगा। तो एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा एसिड डेरिवेटिव इनमें आपको दिखेंगे, है ना। HCN का योग, सोडियम बाइसल्फाइड का योग, अल्कोहल का योग, लिग्नार्ड रिएजेंट का योग, ये सब नाभिक स्नेही योग में आएंगे। एक होता है मुक्त मूलक योग, इसमें एल्कीन में ये पाया जाता है और ऊष्मा या प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जैसे आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ोगे तो उसमें डबल बॉन्ड पर HBr का अटैक फ्री रेडिकल एडिशन से होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में।
और इस तरह से HBr जुड़ जाता है डबल बॉन्ड पर। फिर आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो बच्चों, प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि अभिकारक के परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन किसी दूसरे अभिकर्मक द्वारा होता है। मतलब RX है, मान लो Y आया तो X हट गया और Y जुड़ गया, तो ये क्या है, एक प्रतिस्थापन, एक हटा और दूसरा आके जुड़ गया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन मतलब है कि मुख्यतः एल्किल हैलाइड अल्कोहल ईथर अम्ल व्युत्पन्नों में मिलता है। इसमें देखोगे पहले ऋणायन हटेगा, जैसे एल्काइल हैलाइड का हैलाइड हटा और वहां पर निगेटिव चार्ज वाला ग्रुप आ गया, तो ऋणायन को ऋणायन हटा रहा है, तो समझ जाए कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो रहा है, क्योंकि ऋणायन मतलब नाभिक स्नेही समूह द्वारा प्रतिस्थापन दिखता है। तो ये अल्कोहल में दिखेगा, ईथर में दिखता है ना, एसिड हैलाइड्स में दिखता है, या आपको कहें कि जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनमें दिखता है इस तरह से। तो देख रहे हैं इसमें एक्स हट गया, इसमें OR, इसमें X। फिर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ये मुख्यतः एरोमेटिक यौगिकों में मिलेगा बच्चों आपको। बेंजीन वलय का H हटेगा प्लस की तरह, प्रोटॉन की तरह, और वहां पर धनावेशित समूह आ जाता है। तो धनावेश को धनावेशित समूह हटा रहा है, मतलब धनावेशित समूह हटे और उसकी जगह धनावेशित समूह आ रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह आ रहा है, तो ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। जैसे बेंजीन का नाइट्रेशन, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, ये सब किस में आती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इनकी क्रिया विधि, इनके बारे में जो है हम जो है डिटेल जो है उसमें पढ़ेंगे कहां पे, जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स लेंगे, इनकी मैकेनिज्म कैसे होती है, ठीक है। तो यहां पर केवल अभी आपको एग्जाम्पल याद रखना है। तो ये है प्रतिस्थापन। ठीक इसी तरह से मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, इसमें ये मुख्यतः एल्केन में मिलता है और हेलो एल्केन बनते हैं, लाइट या हीट की प्रेजेंस में होगा और हाइड्रोजन हटेंगे और वहां पर हेलोजन, इसी तरह नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, सल्फोनेशन है तो SO3H आ जाएगा, तो H हटके मुक्त मूलक की तरह, और फिर वहां पर ये ग्रुप आपको दिखेंगे। तो ये भी हम एल्केन में पढ़ेंगे डिटेल में। फिर होती है विलोपन अभिक्रिया, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अणु से परमाणु या समूह निष्कासित हो जाते हैं और असंतृप्त यौगिक बनता है। मतलब इस तरह से जैसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण, हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना, तो एल्किल हैलाइड में दिखेगा आपको QH एल्कोहलिक लिया जाता है, तो एक KX निकल जाएगा, एक H और OH और एल्कीन बन गया। निर्जलीकरण, जल निकल जाएगा H2SO4 की प्रेजेंस में, ये अल्कोहल में दिखेगा। विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन निकल जाएगा जो कि अल्कोहल में दिखेगा कॉपर की प्रेजेंस में, और एल्डिहाइड कीटोन्स बनते हैं। विहैलोजनीकरण जो कि डाई हैलोजन में मिलेगा, दो हैलोजन निकलेंगे, एल्कीन बनेगी। तो ये सब हम हैलो एल्केन में भी पढ़ेंगे। और एक होती है बच्चों पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इसमें कोई न तो अभिकर्मक लगता है बाहर से, न जुड़ता है न निकलता है। इसमें केवल अणु में उपस्थित परमाणु या समूह अपने एक स्थान से दूसरे स्थान में विस्थापित हो जाते हैं और एक नया यौगिक बनता है, जैसे फ्रीज पुनर्विन्यास। तो ये H इधर आ गया, ये इधर आ गया, और इस तरह से ये पैरा में भी जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि अणु के परमाणु या समूह ही एक जगह से दूसरी जगह पर जुड़ जाते हैं, एक नया उत्पाद बनता है। क्लेजन पुनर्विन्यास, तो ये पूरा जो है कार्बन यहाँ आ जाता है, ये उठ के यहाँ चला जाता है, और इस तरह से जो है पुनर्विन्यास हो जाता है। बेकमैन रीअरेंजमेंट, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और इस तरह से एक नया उत्पाद बन। तो इस तरह की अभिक्रियाएं हमें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी है, जो कि पूरी डिटेल में आएंगी विद मैकेनिज्म। यहाँ केवल मैंने आपको यहाँ इसलिए क्योंकि इस यूनिट में जो GOC के यूनिट में आती है ना अभिक्रियाएं पहचाने कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही है कि क्या है, तो इस तरह से अभी आपको यहाँ पर मैकेनिज्म ध्यान देने की जरूरत नहीं है, केवल इनके प्रकार और इनके उदाहरण पर ध्यान देना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में मिलेंगे जिसमें हम एलिमेंटल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे।